हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इसी पर जो है चर्चा करूंगा और आइए जो है इस पर चर्चा करता हूं। एक बात और बता दूं कि जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो इतिहास जो है जैसे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो यह कैसे बटा, इस पर भी एक बात जो है आपको बता दूं। जहां पर निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन हो वहां पर इतिहास बदलता है। जहां पर निरंतरता के साथ व्यापक मात्रा में, व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो वहां पर इतिहास बदलता है और तब जो है वो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इस तरह के बढ़ता है। ये तो हो गया। फिर अब मैं आपको बताता हूं कि यूरोपीय शक्तियों की क्या आवश्यकता हुई कि वो भारत की ओर, भारत में आए। तो उस समय यूरोपियों को जो है मसाले की आवश्यकता पड़ी और मसाला जो है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका पूर्व के देशों में होता था। दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देशों में, तो इसीलिए जो है वो आए। और इसके कई 2-3 कारण मेन हैं। पहला तो है मसालों की आवश्यकता, दूसरा है कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण, एक नई चेतना उत्पन्न हुई, नई क्रांति आई, जिसके कारण तमाम जो है यूरोप में खोजे हुए, तमाम आविष्कार हुए, मशीनों का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक जो है तमाम चीज़ों का अन्वेषण किए और उसी में एक दिशा सूचक यंत्र को बनाया गया। उससे जो है समुद्र के रास्ते जो है वो दिशा की, किस दिशा में हम जा रहे हैं, उससे एक नई क्रांति आई। और जो है 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल, यह 2 राष्ट्र उभरती हुई शक्तियों के रूप में आए। ये 2 राष्ट्र उभरती हुई शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए। और अगला है कि जब ये उत्पन्न हुए तो इनमें संघर्ष हुआ, कंपटीशन हुआ और इनको जो है व्यापार खोजना था कि नए टेक्निक से, नए तकनीक से व्यापार करें, जिससे जो है हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं और अपने राष्ट्र को इकोनॉमिक पावर में स्ट्रांग करें। और उसी समय जो है एक कारण और है इसका कि कुस्तनतुनिया, ये जो तुर्की में पड़ता है, टर्की, कुस्तनतुनिया, इस पर जो है मुसलमानों का अधिकार हो गया था। 1453 में कुस्तनतुनिया क्षेत्र पर जो है मुस्लिमों का एक आधिपत्य स्थापित हो गया था, जिसके कारण जो है यूरोप का व्यापार जो है स्थल मार्ग से बंद हो गया, स्थल मार्ग से बंद हो गया। और उनको चिंता हुई कि किस तरीके हम एशिया के देशों से व्यापार किस रास्ते से करें। तो जल मार्ग बचा था और उसी जल मार्ग के रास्ते जो है स्पेन का नाविक, उसका नाम था कोलंबस, वहाँ की राजा ने उसको सहायता दी और
किताबों में तो ये विकिपीडिया में दिया है कि वो एक लुटेरा भी था और उसी के रास्ते जो है वो आया था भारत की खोज के लिए। 1492 में साहसी नाविक था और 1492 में जो है वो स्पेन से चला और भारत की खोज के लिए चला था, लेकिन वह दिशा भूल गया और वो जो है कैरेबियन द्वीप पर पहुंचा और वहाँ से जो है वो अमेरिका और नई दुनिया की खोज अर्थात अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया, जबकि वो भारत की खोज पर निकला था। और कैरेबियन द्वीप पर जाता है तो वहाँ जो है छोटे छोटे उन देशों को, तो वहाँ से वो वेस्ट इंडीज़ नाम पड़ता है, फिर वो वहाँ से अमेरिका की खोज किया था। और सबसे पहले जो है कोई ऐसा नाविक जो अटलांटिक महासागर को पार करके हिंद महासागर में आया था, तो वो पहला नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। यह बार्थोलोमियो डियाज जो है यह पहला व्यक्ति था जो केप ऑफ गुड होप को पार किया था। केप ऑफ गुड होप को पार किया था। और उस समय अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पास जो है वो पछुआ पवन इतनी तेजी के साथ, जिसे गरजता चालीसा भी कहा जाता है, इतनी तेजी के साथ चलता था, उसकी आवाज़ इतनी निकलती थी कि कोई भी नाविक वहाँ तक आए थे, बहुत सारे नाविक वहाँ तक आए थे और डर के मारे वो वापस हो जाते थे। डर के मारे इतनी तेज हवा चलती थी कि वो डर उनको लगता था और नाव थी और हवा इतनी तेज चलती थी कि वहाँ से वापस हो जाते थे। और यह पहला व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज, जो केप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्र के रास्ते पश्चिम से अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके हिंद महासागर में 1486 में आया था। 1486 ईस्वी में आया था और फिर ये वापस जाता है। और उसके बाद पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा, जो पहली बार जो है वह पश्चिम से जो है पुर्तगाल से चलता है और हिंद महासागर के रास्ते जो है वो भारत में आ जाता है। भारत में आता है और वह कालीकट तट पर उतरता है। कालीकट तट पर उतरता है और वहाँ का राजा जमोरिन था। जमोरिन ने जो है इसका बहुत खुश दिल से स्वागत किया और उस समय कालीकट पर जो है अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। अरब के व्यापारी कालीकट तट से वो व्यापार करते थे और बहुत मात्रा में जो है वो धन लाभ करते थे। आय की वृद्धि समृद्धि उससे उनकी होती थी। और जब यह आता है आपका वास्को डिगामा 1498 में कालीकट तट पर उतरता है, तो जमोरिन ने राजा ने उसका स्वागत किया था। और एक क्वेश्चन यहाँ आपका और बनता है कि किस गुजराती व्यापारी ने अरब सागर में वास्को डिगामा की सहायता की थी? तो उस यात्री का नाम था अब्दुल मजीद। उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद और यह गुजराती व्यापारी था जिसने
वास्को डी गामा की अरब सागर में मदद की थी, तब वो जो है वो कालीकट तट केरल में उतरता है। और वह जब आता है तो जमोरिन से मिलकर व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त करता है। और वह जो है जब आता है आज्ञा पत्र प्राप्त करता, फिर वो कुछ यहाँ से मसाले ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर के बेचता है, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और जब लाभ प्राप्त होता है तब वह पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, उनका नाम था राजकुमार का हेनरी द नेविगेटर, से मिलता है और भारत से व्यापार करने की असीम संभावनाओं के बारे में बताता है और कहता है कि हमको बहुत सा लाभ जो है प्राप्त होगा भारत से मसालों का व्यापार करने पर। और तब जो है वो हेनरी द नेविगेटर ने जो है उसको आज्ञा दी व्यापार करने के लिए। और तब वो जो है वो आता है और आने से पहले एक कंपनी स्थापित होती है, पुर्तगाली कंपनी। इसका नाम था एस्टाडो द इंडिया, इसका नाम था एस्टाडो द इंडिया, इस कंपनी का नाम था। और इस कंपनी के माध्यम से पुर्तगालियों ने जो है वो भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। यह सबसे पहली व्यापारिक कंपनी थी यूरोपियन की। एक बार और ध्यान दे रखें आप लोग, यह कंपनी सरकारी थी। उस राजा ने, राजकुमार ने, हेनरी द नेविगेटर ने इसको बनवाया था। अर्थात जैसे हमारे भारत में ONGC और तमाम तरीके की जो है कंपनियां सरकारी कंपनी हैं, उसी तरीके सरकारी कंपनी थी। और चूँकि जो सरकारी कंपनी होती है तो उस पर सरकार का नियंत्रण होता है और वह अपने से डिसीजन नहीं ले सकती। और यही कारण बना जो पुर्तगाली कंपनी या पुर्तगालियों ने यहाँ अपना व्यापार स्थापित नहीं कर पाया और उनकी असफलता हुई, वो असफल हुए और वो कंपनी जो है वो बाद में जो है संघर्ष होता है और उन संघर्षों के माध्यम से वो टिक नहीं पाती है और वापस जाती है। ये तो हुआ वास्को डी गामा के बारे में। अब देखते हैं कि सबसे पहले नाविक के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, फिर स्वीडिश। यह तो नाविकों का क्रम है। और कंपनियों का क्रम जो है उसमें आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर EIC ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, जो कि 1599 में वहाँ गठित हो गई थी और आई है 1600 में। फिर डच आए हैं 1602 में, फिर डेनिश कंपनी आई है 1600 में, फिर फ्रेंच आए हैं, फ्रांस की कंपनी 1664 में, और फिर स्वीडन की कंपनी। अब इसको देख लें कि हॉलैंड, अर्थात जो हॉलैंड अब वो नीदरलैंड बन गया है, वहाँ से डच आए थे, और इस तरीके। हाँ, एक बात और ध्यान दे रखें कि जब इसका पहला गवर्नर CEO, गवर्नर का मतलब राज्यपाल ना समझे, गवर्नर का मतलब चीफ एजुकेटिंग ऑफिसर, पहला गवर्नर जो था पुर्तगालियों का, उसका नाम था फ्रांसिस्को
डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसका कार्यकाल जो था 1505 से 1509, 1505 से 1509। और यहाँ एक शब्द आया है नीले जल की क्रांति, नीले जल की क्रांति, ब्लू वाटर रिवॉल्यूशन। तो यह जो है, यह नीले जल की क्रांति जो है, ये संबंधित है पुर्तगालियों से, यह संबंधित है पुर्तगालियों से। और पुर्तगाल की सरकार ने, वह सबसे पहले अगर नौसेना किसी के पास थी, नौसेना अर्थात जल सेना, तो वो पुर्तगालियों के पास थी। और वहाँ के शासक ने, राजकुमार ने, हेनरी द नेविगेटर ने कहा था कि आप जो है वह सामरिक नियंत्रण स्थापित करिए, भारत के जो किनारे, अरब सागर, हिंद महासागर, तो उसके किनारे जो है आप किले बनाइए, क्वार्टर स्थापित करिए, जिससे कोई और दूसरी कंपनी भारत में न जाए। सामरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीले जल की नीति, नीले जल की नीति, ये आपका होगा ब्लू वाटर पॉलिसी, क्रांति नहीं जो हमने क्रांति नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति। यह आपका तो पहला गवर्नर था सीईओ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल था 1509 से 1515। तो आज भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन में जो है, वो मैंने आपको बार्थोलोमियो डियाज, कोलंबस और वास्को डिगामा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। फिर मैंने चर्चा की जो पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, सीईओ, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इतना बताया। फिर मैंने बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर जो है अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर जो है डच आए, हॉलैंड से डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच कंपनी, और फिर जो है डेनिश कंपनी। यह कालक्रम जो है आप ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।